नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। हमने खतरा मोल लिया नादानी में, खुद को छोड़ा अपनी ही निगरानी में। कई बार जब कोई स्वास्थ्य समस्या होती है और हमें ये लगता है कि एक मामूली सी समस्या है, तो अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या तो स्व इलाज करते हैं। विशेषज्ञ से सलाह लेना भी ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन कई बार एक छोटी सी लापरवाही या गलती समस्या की गंभीरता को बढ़ा देती है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित होती है। आज हम बात करेंगे रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। आमवाती बुखार, जिसे आमतौर पर एक छोटी सी समस्या माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का गला खराब हो तो कभी ये नहीं सोचता कि इसका प्रभाव उसके पूरे तंत्र पर और यहाँ तक कि उसके हृदय पर पड़ सकता है, जो हृदय में गंभीर जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक ऐसी ही अवस्था है जो यदि गला खराब हो यानी सोर थ्रोट हो, ऐसे में यदि उसका सही इलाज ना किया जाए तो गंभीर रूप ले सकती है। रूमेटिक फीवर दरअसल क्या होता है, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। रूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार एक ऐसा रोग है जिसका सही उपचार न होने पर गंभीरता बढ़ सकती है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। रूमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। आमवाती बुखार अक्सर 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन छोटे बच्चों और वयस्कों में भी हो सकता है। कई कारक हैं जो आमवाती बुखार की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहना, कुपोषण और साफ सफाई का ध्यान न रखना, इन सभी कारकों से ये संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। आमतौर पर गले में संक्रमण होने के 2 से 4 सप्ताह बाद रूमेटिक फीवर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन, बुखार, सीने में दर्द या घबराहट महसूस होना, बेकाबू झटके लगना, त्वचा पर दाने और त्वचा के नीचे छोटे छोटे उभार या रैशेस हो सकते हैं। रूमेटिक फीवर हृदय, जोड़ों, त्वचा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यदि रूमेटिक फीवर का सही इलाज न किया जाए या यह संक्रमण दोबारा हो जाए तो गंभीरताएं और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। आमवाती बुखार हृदय के वाल्व की समस्या का कारण बन सकता है। इसकी वजह से हृदय विफलता सहित लंबे समय तक चलने वाले हृदय क्षति हो सकती है। सही उपचार से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। सही समय पर सही इलाज लें, जिससे आमवाती बुखार से होने वाली गंभीरताओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कितना गंभीर प्रभाव हो सकता है रूमेटिक फीवर या वात ज्वर का, ये बताएंगे विशेषज्ञ, और ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से कि जब एक बार रूमेटिक हार्ट डिजीज की अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में उसका उपचार कैसे किया जाता है, किन मामलों में वाल्व रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है और सर्जरी के बाद की जिंदगी या जीवन कैसा रहता है। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आज डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनुनय गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। और आज के डिस्कशन में विशेष तौर पर सर्जरी के पक्ष को रखने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अनुभव गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। जितनी आम समस्या है गला खराब होना, कई बार उसकी जटिलता उतनी ही गंभीर हो सकती है। इसलिए कौन सी वो जानकारी है जिसके माध्यम से आप जटिलताओं से बच सकते हैं और गंभीरता को बढ़ने से भी रोक सकते हैं, ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे 2 फ़ोन नंबर्स हैं जिन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011
23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल करके प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही ईमेल के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और रूमेटिक फीवर कितनी बड़ी समस्या है और कैसे इस समस्या से बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार आपसे जानना चाहेंगे, जब गला खराब होने की बात आती है, इतनी आम समस्या है कि हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी को, और ख़ास तौर पर बच्चों में तो बहुत ही आम होता है, कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि इसका परिणाम या प्रारूप इतना गंभीर रूप भी ले सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, कितनी कंसर्निंग या चैलेंजिंग स्थिति आपको लगती है और क्यों आवश्यकता है इसके विषय में जागरूक होने की? जी, ये गला खराब होना, गले का इन्फेक्शन होना एक बहुत आम समस्या है, ख़ास तौर से ग्रोइंग ईयर्स में बच्चों की। जी। और हमें ये समझना है कि गला वो इलाका है जहाँ से शरीर पूरी सैम्पलिंग करता है किस प्रकार के इन्फेक्शंस हमें हो रहे हैं और उनके खिलाफ हमें क्या इम्यून रिस्पांस यानी कि क्या प्रतिरोधात्मक क्षमताएं बनानी हैं। और ऐसे में अधिकतर गले के इन्फेक्शन ठंडे देशों में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन संभवतः हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है और गले के इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया जो आज के हमारे डिस्कशन का महत्व रखता है वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस अगर गले में सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होता है, खाना निगलने में परेशानी होती है, बुखार आ रहा है, हल्का चमड़ी पे लाल रंग सा हो सकता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट होने के लक्षण हो सकते हैं। और इसका असर जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसकी जो वॉल के म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके प्रोटीन संभवतः हमारे हृदय के वॉल्व के प्रोटीन से काफ़ी मेल खाते हैं और शरीर जो प्रतिरोधात्मक चीज़ें बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है इन कीटाणुओं को मारने के लिए या इनको रोकने के लिए, वो हमारे हृदय, हमारे दिमाग और हमारे जोड़ों पे, चमड़ी पे बुरा असर कर सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बुरा असर हृदय पे होता है और उसको आप समझते हैं रूमेटिक फीवर, जिससे हृदय के वॉल्व्स में, हृदय में सूजन आ जाती है और वॉल्व खराब होने का एक शुरुआत हो जाती है। जी, तो एक विशेष तौर का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकल ए टाइप जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से शायद ये समस्या कुछ मामलों में उत्पन्न हो सकती है। डॉक्टर अनु ने कितने मामले आप बताना चाहेंगे कुल मिलाकर जिनको रूमेटिक फीवर होता है और उसके बाद यदि सही प्रबंधन ना हो या किसी अन्य कारण से भी वो तब्दील हो जाता है और एक हार्ट प्रॉब्लम, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का रूप ले लेता है? कितने मामलों में इस प्रकार की संभावना हो सकती है? तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हम किस पार्ट ऑफ विश्व से आ रहे हैं। जैसे हमारा देश है तो इसमें जो प्रिविलेंस है एक्यूट रूमेटिक फीवर का, अगर 1 लाख बच्चे हैं तो इट कैन वेरी फ्रॉम 10 to 100 विच इज़ क्वाइट हाई। और जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ इसका प्रिविलेंस बहुत कम है। रूमेटिक हार्ट फीवर समय के साथ बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होने से रूमेटिक हार्ट डिसीज में बदल जाता है, तो उसका नंबर होगा हमारे देश में जैसे 1 से 10 प्रति 1000 पीपल। सो इतना बड़ा परेशानी है हमारे देश के लिए दोनों बीमारियां, रूमेटिक फीवर छोटे बच्चों में और बार बार रूमेटिक फीवर होता है जो लोगों को पता नहीं चलता, दवाइयां नहीं लेते, इंजेक्शन लगने चाहिए जो इंजेक्शन नहीं लगते, फिर वो रूमेटिक हार्ट डिसीज में बदल जाता है जो एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। जी, बड़ी चिंताजनक अवस्था हो जाती है डॉक्टर अनुभव, क्योंकि अगर ये हार्ट डिजीज़ में तब्दील हो जाता है यानी वाल्व्स अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक बड़ा इलाज का खर्च होता है और सामने बच्चे का आने वाला पूरा जीवन जिस पर प्रभाव पड़ता है। कितनी आवश्यकता आप मानते हैं कि शुरुआत से ही इसका सही प्रबंधन हो जिससे ये स्थिति उत्पन्न ना हो पाए? जब रूमेटिक फीवर होता है किसी को भी, तो जब भी रूमेटिक फीवर होता है तो एक दिल, उसका हार्ट पे भी एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं पैनकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस का मतलब है कि दिल के ऊपर की झिल्ली का भी इन्फ्लेमेशन होता है, दिल के आउटर हिस्से का भी इन्फ्लेमेशन होता है, पूरे दिल का, हार्ट का, पूरे हार्ट के सारी मसल्स का, एंडो जो अंदर की है मेन मसल है, इन सब का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं पैनकार्डाइटिस। क्योंकि पैनकार्डाइटिस एक रूमेटिक फीवर का हिस्सा है, इसीलिए
लेकिन जरूरी नहीं है सारे लोगों को जिनको पैनकार्डाइटिस हो उनको जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करें उसको हम उसका इलाज करें, जिससे कि आगे जाकर उन मरीजों को रूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप ना हो। जी डॉक्टर दिनेश कुमार, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुजाता है, शेफाली है, कामना है, सबका प्रश्न लगभग एक समान ही है कि बच्चे को जो एज ग्रुप बताया जा रहा है वो है 2 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे हैं। कामना जी का बच्चा है जिसकी उम्र 3 वर्ष है, और शेफाली जी का बेबी है जिसकी आयु है लगभग 4 वर्ष के करीब, 3 साल और 9 महीने का है। बार बार जुकाम होता रहता है, तो वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या जिन बच्चों को बार बार जुकाम होता है उनमें संभावना होगी कि जो ये प्रभाव है हृदय पर या पूरे इम्यून सिस्टम पर या आने लगे, अलग अलग तंत्रों पर आए, या फिर कब ये तय कर लेना चाहिए? माता पिता के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कोई भी जुकाम हुआ या गले में खराश हुई तो ये जान लें कि गंभीरता है। रेड फ्लैग साइंस कौन से होंगे और कब एक विशेषज्ञ से परामर्श ले लिया जाए? हालांकि आप जैसे जो विशेषज्ञ है वो तो यही कहते हैं कि किसी भी मामूली समस्या को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। छोटे बच्चों के मामले में अवश्य ही एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। डॉक्टर दिनेश, देखिए, जहाँ तक जुखाम 5 वर्ष के पहले का है, आम तौर पे ये सब वायरल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। बच्चे में काफ़ी एंटीबॉडीज़ अपनी माँ से प्राप्त होती हैं, इसलिए शुरू के 1-1.5 साल तक इस तरह के इन्फेक्शन से रूमेटिक फीवर होने का कोई खतरा नहीं रहता है। ये जो गला खराब होना है आम तौर पे 4 साल या 3 साल के बाद की कहानी है, बल्कि और स्पष्टता कहेंगे तो ये 5 साल के आसपास शुरू होने वाला गला का रोग है, जो कि रूमेटिक फीवर और आगे चल के रूमेटिक हार्ट डिजीज़। देखिए, रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ 2 अवस्थाएं हैं उसी बीमारी की। रूमेटिक फीवर एक एक्यूट यानी कि एक शुरुआती दौर है जो कि गले के इन्फेक्शन के 2 हफ्ते या 10 दिन बाद शुरू होता है, जिसमें कि हाँफनी होना, पसली चलना, जोड़ों में दर्द हो जाना आम है, और उसके बाद हो सकता है कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हों। लेकिन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक चीज़ है जो कि इन रूमेटिक फीवर के भारत में लगभग 4-5 या 10 साल की अवस्था के बीच में डेवलप होते हैं, जिसमें वॉल्व पूरी तरह से खराब हो जाता है और या खराब होने की अवस्थाओं में प्रोग्रेसिव होता है। तो दोनों चीज़ों को अलग समझना है। तो जहाँ तक इनकी चिंताएं हैं कि मेरे बच्चों को बार बार गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये शुरू के 1-2 वर्ष के 3 वर्ष के इन्फेक्शन इतना महत्व नहीं रखते। जैसा मैंने कहा, 70% गले के इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अब आई बात रेड फ्लैग साइंस की, तो अगर तेज बुखार है, बच्चा पानी निगलने में उसे दर्द हो रहा है, ऐसे में आप डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे और वो आपकी फेरिंजाइटिस यानी गले के इन्फेक्शन को देख के तय करेगा कि ये कीटाणु वाला ज़्यादा लग रहा है, और ऐसे में वो कुछ जांचें भी करा सकता है, जैसे कल्चर करा सकता है या स्ट्रेप्टोकोकल रैपिड एंटीजन टेस्ट आते हैं, जिससे ये तय हो जाएगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है और इसके ट्रीटमेंट की 10 दिन के एंटीबायोटिक की आवश्यकता है या नहीं। डॉक्टर दिनेश, मान लीजिए किसी बच्चे का गला खराब होता है, अब हम उस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं जो 5 इयर्स प्लस है, 5 साल से बड़ा बच्चा है और गला खराब होता है, कितने दिन तक इंतजार किया जाए? क्योंकि कहा जाता है कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप जो है उसमें रिलीफ आ जाता है। कितने समय तक इंतजार करें अगर शुरुआत हो गई है लक्षणों की और विशेषज्ञ को या तुरंत दिखाया जाए और उपचार लिया जाए? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सारे गले के इन्फेक्शन, इवन कि सारे स्ट्रेप्टोकोकल गले के इन्फेक्शन रूमेटिक फीवर नहीं करते। ये कुछ अनुवांशिक चीज़ें भी हैं कि कुछ परिवार या कुछ लोग रूमेटिक फीवर के लिए प्री डिस्पोज, यानी कि उनका शरीर इस तरह की बीमारी के लिए आमतौर पे टाइम्ड होता है। तो सबको ये बीमारी नहीं होती, लेकिन ये पता करना भी बड़ा मुश्किल है कि किसको होगी। इसलिए सारा जोर जो प्राइमरी इन्फेक्शन पे है, यानी कि बीमारी की शुरुआत ही ना हो, वो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट को ट्रीट करने की है। लेकिन ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आप सारे सोर थ्रोट को ट्रीट करके कितने रूमेटिक फीवर रोक पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल और बड़ा महंगा काम है। लेकिन फिर भी आपको एक डॉक्टर के पास जाना है। जो बच्चे 3 या 4 साल की उम्र के बाद गले में दर्द है और बुखार के साथ हैं, और उनको दिखाना अवश्य है, और उनको एक एंटीबायोटिक का कोर्स वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा देख के, और उससे हम
काफ़ी हद तक प्राइमरी इंटरवेंशन से भी एक हद तक हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के डेवलप करने को रोक सकते हैं। जी, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको ये लग सकता है कि सिर्फ एक गला खराब के लिए विशेषज्ञ के पास जाकर दवा ली जा रही है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि उसका खर्च रूमेटिक हार्ट डिजीज़ पर होने वाले इलाज के खर्च से काफ़ी कम है, क्योंकि इसके साथ बच्चे का पूरा जीवन जुड़ा होता है। कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं यदि स्ट्रेप्टोकोकल का सही इलाज नहीं होता है और ये संक्रमण रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में तब्दील हो जाता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के विषय में हम बात कर रहे हैं। हमने ये तो जान लिया है कि गला खराब होता है और उसका सही प्रबंधन ना किया जाए तो कुछ मामलों में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का रूप ले सकता है। ऐसा होने पर किस तरह की स्थिति होती है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। रूमेटिक हार्ट डिजीज एक ऐसी स्थिति है जो रूमेटिक बुखार के कारण उत्पन्न होती है। इसके होने पर हृदय के वॉल्व में स्थायी क्षति हो जाती है और व्यक्ति को कई तरह की जटिलताएं और लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। यदि रूमेटिक फीवर की वजह से हृदय पर जटिलता या प्रभाव हो तो इसके कारण सीने में दर्द या बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, पेट, हाथ या पैरों में सूजन, अत्यधिक थकान महसूस होना, तेज और अनियमित दिल की धड़कन जैसी समस्याएं और लक्षण उत्पन्न होते हैं। आमवादी बुखार के कारण हृदय को कई तरह से क्षति हो सकती है। हार्ट वाल्व सिकुड़ सकते हैं जिसे वाल्व स्टेनोसिस कहते हैं। वाल्व फ्लैप मोटे या कड़े हो जाते हैं या फिर साथ में जुड़ जाते हैं। ऐसा होने पर वाल्व के माध्यम से रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और समस्या उत्पन्न होने लगती है। हार्ट वाल्व में रक्त का प्रवाह उल्टा हो सकता है। हृदय की मांसपेशियों को क्षति हो सकती है। हृदय की धड़कन रुक सकती है या हृदय की धड़कन अनियमित हो सकती है। आमवादी हृदय रोग के कारण होने वाली क्षति जो वाल्व में होती है वो स्थायी होती है। स्ट्रेप्टोकोकल के संक्रमण से बचाव कर रूमेटिक हार्ट डिजीज की संभावना और खतरे को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि बुखार होने पर उसे नजरअंदाज न किया जाए बल्कि सही उपचार लिया जाए। थोड़ी सी सावधानी रूमेटिक हार्ट डिजीज की क्षति को कम कर सकती है और रूमेटिक हार्ट डिजीज से बचाव कर सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक बेहद गंभीर अवस्था है जिसमें इलाज जो है दवाओं से किया जाता है और कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा होता कब है ये जान लेते हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर ने जब जो स्ट्रेप्टोकोकल का संक्रमण है उसका प्रबंधन में कहीं लापरवाही या चूक हुई और हृदय भी उससे प्रभावित होने लगा, कितना समय लगता है लगभग हृदय पर प्रभाव आने में और किस तरह की जटिलताएं व्यक्ति को होने लगती हैं?
तो जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों को रोमेटिक फीवर हो जाता है, अगर उस रोमेटिक फीवर को ठीक से टाइम से डायग्नोस हो जाए और उनको बार बार पेनिसिलिन के इंजेक्शन रेगुलरली लगते रहें, तो ओवर द ईयर्स ये देखा जाता है कई बार जो वॉल्व के लीकेजेस हैं वो कम हो जाते हैं और उनका बढ़ना भी स्लो हो जाता है। परंतु हमारे देश में क्या होता है कि ये जो पहला एपिसोड ऑफ रोमेटिक फीवर होता है ये पता ही नहीं चलता लोगों को, और बार बार उन्हें रोमेटिक फीवर के छोटे छोटे माइनर एपिसोड्स होते रहते हैं जो सारे मिस हो जाते हैं। फिर फाइनली जब वो 20 से 25 साल के हो जाते हैं तब वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, और मोस्टली इनको कुछ नहीं पता होता है, इनकी सांस फूलना बहुत शुरू हो जाती है, इनकी धड़कन तेज होने लगती है और इनके वॉल्व पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं, या तो सिकुड़ जाते हैं या ये लीक करने लगते हैं जी। तो बेसिकली हमारे जो बाएं साइड के वॉल्व्स हैं वो प्रेडोमिनेटली इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक माइट्रल वॉल्व होता है और एक एओर्टिक वॉल्व होता है। तो रोमेटिक हार्ट डिसीज़ में जो हम देखते हैं या तो इनका सिकुड़न हो जाता है, इसे माइट्रल स्टेनोसिस या एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं, या फिर वॉल्व लीक करने लगता है जिसे माइट्रल और एओर्टिक रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो अगर ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगते हैं तो मरीजों को फिर दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। अगर वो दवाइयों से भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली या तो उनका वॉल्व की सिकुड़न, अगर उसका बैलून किया जा सकता है तो बैलूनिंग करते हैं, नहीं तो फिर हम उन्हें सर्जन के पास भेजते हैं उसके ऑपरेशन के लिए। जी डॉक्टर अनुभव, आप ही से समझ लेते हैं, जब इस तरह की अवस्था होती है और रोगी आपके पास आता है, कौन सी वो स्थिति होगी जिसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है? क्योंकि जब भी हार्ट रिलेटेड सर्जरी का जिक्र आता है तो सभी को चिंता हो जाती है, उसका एक अपना डर होता है और एक कॉस्ट फैक्टर भी है जो इसके साथ इन्वॉल्व है। कौन सी वो स्थिति है जिसमें किसी भी तरह की सर्जरी की आवश्यकता होगी और क्या विकल्प रहते हैं सर्जरी के? सर्जरी हम जब भी कोई मरीज़ देखते हैं तो मरीज़ों को हम दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक मरीज़ जिनका सिर्फ एक वाल्व में प्रॉब्लम शुरू हुई है या एक ही वाल्व इन्वॉल्व हुआ है, या जिनको हम मल्टी वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जिनके मल्टीपल वाल्व्स में प्रॉब्लम शुरू हुई है। अगर किसी के एक ही वाल्व में प्रॉब्लम शुरू हुई है तो फिर हम ये देखते हैं कि वो कितना सीवियर है और किस तरह का क्या सिर्फ वो एक लीकेज है कि सिर्फ वो एक सिकुड़न है। कुछ मरीजों में सिर्फ लीकेज होता है और कुछ लोगों में सिर्फ सिकुड़न होती है। कुछ लोगों में सिकुड़न भी साथ में होती है और लीकेज भी साथ में होता है। तो उनके लिए, जिनको सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस होता है, उनके लिए हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। उनके लिए वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट उनको देखते हैं। अगर बलून माइट्रल वेल्वोटमी या बलून के द्वारा उस वाल्व को फुलाया जा सकता है तो हमारे कार्डियोलॉजी वाले दोस्त इनको फुला देते हैं। अदरवाइज इनको हम ऑपरेशन करके, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम वाल्व की मरम्मत कर दें या हम उसको बदल दें। आयोटिक वाल्व में मरम्मत उतना कारगर नहीं सिद्ध होता है, इसीलिए आयोटिक वाल्व जब भी इन्वॉल्व होता है तो हम उसको अक्सर बदली करते हैं। जो मल्टीपल वाल्व डिजीज के मरीज होते हैं उनकी हो सकता है दो वाल्व इन्वॉल्व हों, या दो वाल्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से तीसरा वाल्व भी इन्वॉल्व हो जाता है, या वो प्राइमरीली भी इन्वॉल्व हो जाता है। उन कंडीशंस में हमें दो वाल्व को बदली करना पड़ता है या हमें दो वाल्व को रिपेयर करके एक को बदली करना पड़ता है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसको हम कर सकते हैं। रहे हैं डॉक्टर अनुभव, किस तरह से बताना चाहेंगे कि क्या प्रक्रिया है, क्योंकि आजकल रोबोटिक का भी प्रयोग किया जा रहा है वाल्व को रिपेयर करने के लिए? जी, जो आप अभी देख रहे हैं ये रोबोटिक ट्राइकस्पिड वाल्व रिपेयर है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व की मरम्मत की जा रही है और ये अब रोबोटिक से आप ये कर सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा चीरे से जो 4 सेंटीमीटर के करीब होता है, आप वाल्व को बदली भी कर सकते हैं और उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। जब आप वाल्व को बदली करते हैं या रिपेयर करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा वाल्व लगाएं। रिपेयर करते हैं तो आप यूजुअली एक रिंग लगाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हम एक वाल्व की मरम्मत कर रहे हैं और एक हम ट्राइकस्पिड वाल्व रिंग को इम्प्लांट कर रहे हैं। जी, और कितना खर्च जो है लगभग आता है, किस तरह की सावधानी रखनी होती है? क्योंकि अगर सिर्फ वाल्व को रिपेयर किया जा रहा है, क्या इसमें संभावना होती है कि दोबारा भी लीकेज हो जाए और दोबारा इस तरह का प्रोसीजर करना पड़े? जी, जो भी वाल्व रिपेयर होता है, स्पेशली हम अगर माइट्रल वाल्व रिपेयर करते हैं तो ऐसे मरीजों को हम अपने रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, क्योंकि अगर आपका वाल्व रिपेयर किया है तो अगर आपको आगे जाके रोमैटिक डिजीज़ नहीं हुई, आपने अपना अच्छा ख्याल रखा, तो आपका वाल्व 10 साल, 15 साल, 20 साल भी चल सकता है। 20 साल के बाद आपका वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। रिपेयर करने का फ़ायदा ये है कि आपका वाल्व ओरिजिनल रहेगा, आपको शायद उतनी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी और आप अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की लेंथ भी कम नहीं होगी। जैसे आपकी उस उम्र में अगर जितना एक नॉर्मल आदमी जीता है, अगर आपका वाल्व रिपेयर किया गया है तो आपकी उम्र छोटी नहीं होगी। जी, डॉक्टर दिनेश कुमार, ये जो स्थिति आती है सर्जरी तक पहुंचने की, इससे पहले कई अवस्थाएं हैं और कई तरह की जटिलताएं भी हैं।
कौन से वो पड़ाव आप बताना चाहेंगे जहां पर स्थिति को संभाल लिया जाए तो सर्जरी तक आने की शायद उसकी आवश्यकता ही ना हो? और दूसरी बात, जिस तरह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का प्रोग्रेशन होता है, क्या उससे पहले भी बच्चे के विकास को लेकर वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर पा रहा है या नहीं, उसको लेकर भी क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जैसा डॉक्टर अनुने ने कहा था कि बार बार यदि रूमेटिक फीवर हो रहा है तो उन केसेस में जटिलताएं अधिक हो सकती हैं। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि अर्ली डायग्नोसिस, यानी जल्दी से पकड़ा जाना मरीज को। अगर इस तरह की हिस्ट्री मिलती है, एक इस तरह का इतिहास बच्चे के बीमारी में मिलता है कि उसको जोड़ों में दर्द हुआ था गले में खराश के बाद, और उसको हांफनी चली थी, पसली चली थी, कुछ चमड़ी पे भी विकार आए थे, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस इसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है कि ये आरएचडी में बदलने में, तब्दील होने में हम लोग उसमें कितना प्रयास और उसको रोकने में कितना काम कर सकते हैं। ऐसे सारे मरीजों का एक बच्चे के डॉक्टर के पास जाना, एक बाल हृदय रोग के डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस उसके डॉक्टर जांच करेगा, एक्सरे कराएगा, उसका ईसीजी कराएगा और उसका एको कराएगा। इतनी सारी चीज़ें करा के उसकी डायग्नोसिस ये तय हो जाएगी कि भाई इस रूमेटिक फीवर का हृदय पे क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, और पड़ा है तो किस वाल्व पे पड़ा है तो उसकी सीवियरिटी कितनी उस वाल्व के ऊपर है, और सीवियरिटी है और साथ में उसका कितना दुष्प्रभाव शरीर में फेफड़े के ऊपर और खून के प्रवाह के ऊपर, और उसके सिम्टम्स क्या हैं। ये सारी चीज़ों का एक खाका तैयार किया जाता है जी। इस खाके को तैयार करने के बाद बच्चे को लेबल किया जाता है कि वो किस स्टेज में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार उसकी जब स्टेजिंग हो जाती है, उस स्टेजिंग के बेसिस पे अब उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है कि उसको बार बार सोर थ्रोट ना हो, इसके लिए उसके लिए पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। आमतौर पे ये इंजेक्शंस 4 हफ्ते पे लगाए जाते हैं, कहीं आवश्यकता होने पे इन्हें 3 हफ्तों पे भी दिया जाता है, जिससे एंटीबायोटिक का लेवल बना रहे, बार बार सोर थ्रोट या स्ट्रेप्टोकोकल गले का इन्फेक्शन ना हो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। साथ में इन इंजेक्शंस के ये ज़रूरी है कि वो रेगुलर फॉलोअप में रहें, उनके बराबर एकोकार्डियोग्राफी और उनका असेसमेंट होता रहे, उनकी सीवियरिटी का असेसमेंट होता रहे, और क्या दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ रहे हैं उसका भी असेसमेंट होता रहे। इन सब चीज़ों को करके बहुत सारे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को रोका जा सकता है। यानी हम ये कहेंगे कि रूमेटिक फीवर से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ अलग अलग इलाकों में 30-40% से 60% मरीज रूमेटिक फीवर के रूमेटिक यानी कि वाल्व डिजीज़ के परमानेंट मरीज बन जाते हैं। उनको रोका जा सकता है अगर हम बार बार समय से हर 4 हफ्ते पे पेनिसिलिन के इंजेक्शन देते रहें, और साथ में इनकी मॉनिटरिंग हर 2 से 3 साल, या अगर ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है तो हर 6 महीने पे करते रहें। ये राज है इसको रोकने का, इसका प्रबंधन का। जी, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं जो बचाव कर सकती है रूमेटिक हार्ट डिजीज से। कुछ और जानकारी लेंगे रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, जल्द लौटते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के विषय में हम बात कर रहे हैं और एक कॉलर है मुरैना से, बॉबी है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हमारे बच्चे के दिल में छेद है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कितनी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपके बच्चे की? 4 साल का है। 4 साल का बच्चा है। डॉक्टर अनुभव, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर आपने दिखाया है, इकोकार्डियोग्राफी कराई है, तो दिल का जो छेद होता है वो 2 तरह का होता है। एक ASD होता है और एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, VSD होता है। जो ASD होता है, आपका बच्चा जितना है उसका अभी तक कोई ना कोई इलाज अवश्य हो जाना चाहिए था। चाहे हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम उसका सर्जरी भी कर सकते हैं और डिवाइस क्लोजर भी कर सकते हैं, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट मित्र करते हैं। जी, तो बॉबी जी, आपको यही सलाह रहेगी विशेषज्ञों की तरफ से कि एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से या सर्जन से आप मिल लें और फिर तय करें कि बच्चे का इलाज किस तरह से होगा। ये निर्भर करेगा कि जो डिफेक्ट है, सेप्टल डिफेक्ट या जो आप दिल में छेद की बात कर रहे हैं, वो किस तरह का है, उसके अनुसार ही इलाज किया जाएगा। डॉक्टर अनु ने ये जो इन्वेस्टिगेशंस की बात डॉक्टर दिनेश कर रहे थे कि रेगुलर कुछ बच्चों के हृदय की जांच करवाना आवश्यक होगा, कौन से वो बच्चे हैं जिनमें विशेष तौर पर आप फॉलोअप में रखते हैं और जांच करवाई जाती है, और इस दौरान जब लगता है कि बच्चे के हृदय पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, क्या कुछ अन्य लक्षण कि जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहा है, स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, उसको करने में कोई समस्या आएगी या किसी तरह के माइलस्टोन डिलेज भी देखे जाते हैं क्या इस दौरान? तो जैसा दिनेश सर ने बताया कि अगर बच्चे को पहला एपिसोड ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर हो गया है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके वॉल्व का कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। यदि उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कि वॉल्व का लीकेज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये बच्चे बहुत सिक हो जाते हैं और इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और कई बार इनकी इमरजेंसी में सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर में करना। जी, यदि वो माइल्ड टू मॉडरेट है, दवाइयों पे कंट्रोल हो जाता है और हमें लगता है कि उस पर एक्यूट रूमेटिक फीवर का अटैक हुआ है उस वॉल्व पे, तो हम कई बार स्टेरॉयड का एक छोटा सा कोर्स करते हैं और बार बार फ्रिक्वेंटली इन बच्चों को इको के लिए बुलाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगना हर 3 हफ्ते। अगर ये बच्चे एक पहले एपिसोड ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर के बाद रेगुलरली 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पे जो भी इनकी डोजिंग है रेगुलरली इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमने ऐसा देखा है कि जो वॉल्व का लीकेज है वो कई 60 से 70% चांसेस होते हैं कि वो कम हो जाता है और इवन डिसअपियर कर जाता है। जी, लेकिन अगर प्रभाव बढ़ता है बीमारी का, तो क्या बच्चे के विकास पर या किसी तरह की उसको रेस्ट्रिक्शंस आप लोग बताते हैं जब तक इलाज चल रहा हो, कि विशेष तरह की एक्टिविटीज़, कोई खेल कूद है, ऐसा नहीं कर सकता है बच्चा उस दौरान? ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे को एक्यूट रूमेटिक फीवर डायग्नोस होता है, वो बस अपने पेनिसिलिन के प्रोफिलैक्सिस रेगुलरली लेता रहे जी, वो उसके कोई माइलस्टोन में डिले नहीं होगा, उसका रेगुलर विकास होगा। एंड हमने, जैसा मैंने पहले बताया, कई बार ये वॉल्व का लीकेज समय के साथ कम हो जाता है और जो बार बार अटैक होना है जो रूमेटिक फीवर का, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और इनके चांस रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में डेवलप होने के बहुत कम हो जाते हैं। हमने ऐसा देखा है कि जो हमारे पास लोग एक्चुअली आते हैं 20 से 25 साल में, कई बार उनको हिस्ट्री ही नहीं होती रूमेटिक फीवर की, सो वो इतना माइनर सा इन्फेक्शन होता है कि वो टोटली मिस आउट हो जाता है जी। तो हमें अगर एक बार पहला, अगर हम बच्चे को एक्यूट रूमेटिक फीवर का एपिसोड हुआ है तो उसको रेगुलरली ट्रीट करें, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगे हर 3 हफ्ते पे रेगुलरली, जिससे वो रूमेटिक हार्ट डिसीज में कन्वर्ट होने से बचे। जी, डॉक्टर अनुभव, मान लीजिए एक ऐसी अवस्था आ गई है जिसमें अब वाल्व को रिप्लेस करना ही आवश्यक हो गया है, किस उम्र से, बच्चों की अगर बात करें, बच्चे की आयु कम है और उसमें भी आवश्यकता होती है, क्या उस कंडीशन या अवस्था में वाल्व रिप्लेसमेंट हो सकता है? कौन सी उम्र से बच्चों का वाल्व रिप्लेसमेंट किया जा सकता है? और यदि ऐसा संभव नहीं है तो उस दशा में इस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम करने के लिए या जो सर्जरी है उसको डिले करने के लिए दूसरे क्या विकल्प आप लोग अपनाते हैं? देखिए, इसमें जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो दुनिया भर में कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि इस, अगर ये स्थिति है मरीज़ की तो हमें क्या करना चाहिए जी। ये गाइडलाइंस हम देखते हैं, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे का ऑपरेशन अभी करना है कि हम इसको अभी वेट कर सकते हैं और कुछ दिनों तक इसको हम अपने क्लोज फॉलोअप में रख सकते हैं और बाद में ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किस एज में आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन के साथ ये है कि अगर आप वाल्व को रिपेयर कर रहे हैं तो आप किसी भी एज पे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आप वाल्व को बदली कर रहे हैं तो उसका साथ प्रॉब्लम यह है कि एक मिनिमम साइज का वाल्व अवेलेबल है। माइट्रल के लिए वो 23 है और आयोटिक के लिए वो 17 है।
उससे छोटा अगर वाल्व है तो हमें कुछ और एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जिससे कि हम उनको वो बड़ा वाला वाल्व लगा सकें। पर ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को कोई कष्ट है तो उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। सारे बच्चों के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन की विधि हमारे पास अवेलेबल है और हम रेगुलरली करते हैं। हमारे पास 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चे भी आते हैं जिनका हम ऑपरेशन करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। विकल्प है, एक नहीं तो दूसरा विकल्प प्रयोग जी किया जी, जाएगा। कोई ना कोई विकल्प है। सर्जिकल विकल्प हमेशा अवेलेबल होता है। हमें बस ये देखना होता है कि क्या उस वक्त उस पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता है कि हम उसकी सर्जरी कुछ दिन डिले कर सकते हैं। जी, और ये डिपेंड करेगा कि जो पेशेंट है उसकी अवस्था किस तरह की है और लक्षण कैसे आ रहे हैं। डॉक्टर अनुभव, वाल्व के प्रकार की बात की जाए, कितनी तरह के वाल्व्स अवेलेबल हैं और जो कॉस्ट फैक्टर रहता है, खर्च कितना आता है सर्जरी के बाद इस पूरे प्रोसीजर का? देखिए, वाल्व बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल वाल्व और एक बायोप्रोस्थेटिक वाल्व। बायोप्रोस्थेटिक वाल्व वो वाल्व है जो या तो किसी जानवर के वाल्व को लगाया जाता है या जानवर की झिल्ली जो होती है, पेरिकार्डियम होता है, उससे वाल्व बनता है। ये वाल्व हम बच्चों में यूजुअली प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये वाल्व बहुत 10-5 साल में खराब हो जाता है। अगर हम वो अडल्ट में लगाते हैं वो 10 से 15 साल चलता है, लेकिन बच्चों में देखा गया है अगर एक ये बायोप्रोस्थेटिक या टिश्यू वाल्व लगाया है वो कम समय बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए वो विकल्प बच्चों में यूजुअली हम प्रयोग नहीं करते। दूसरा विकल्प होता है मैकेनिकल वाल्व। मैकेनिकल वाल्व एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है और वो यूजुअली आजकल हम बाईलीफलेट या यूनिलीफलेट वाल्व अवेलेबल हैं। हिंदुस्तानी वाल्व है चित्रा वाल्व जो अवेलेबल है, इसमें एक ही लीफलेट होता है जी। और काफ़ी सारे इंपोर्टेड वाल्व्स अवेलेबल हैं जो बाईलीफलेट होते हैं। अभी हिंदुस्तान में एक कंपनी है जिसने बाईलीफलेट वाल्व भी बनाया है जी। और वाल्व बदलने के लिए जो है रोबोटिक्स का भी उपयोग किया जाता है। किस तरह से रिप्लेसमेंट होती है डॉक्टर अनुभव? अभी स्क्रीन पे हम लोग देख पा रहे हैं ये तो ट्राइकस्पिड वाल्व रिपेयर है जी। ये जो तीसरा वाल्व होता है जो राइट साइडेड होता है, इसका रिपेयर है। इसको हम बहुत कम बदली करते हैं, यूजुअली इनका रिपेयर पॉसिबल होता है और किसी ना किसी तरह हम कर पाते हैं। रोबोटिक सर्जरी का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास रोबोटिक सर्जरी करने के लिए एक मिनिमम साइज है बच्चे का या अडल्ट का। अगर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, सारे मरीज में रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल नहीं होती एज एन ऑप्शन, तो हम मरीज को देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। अगर वो उसके लिए एक ऑप्शन है तो हमारे पास हम उसके लिए रोबोटिक माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट या ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं जी। और क्या प्रिकॉशंस आप लोग बताते हैं सर्जरी के बाद? कितना समय लगता है रिकवर करने में? किस तरह की सावधानियां आवश्यक होती हैं इसके बाद? जी, अगर नॉर्मल ऑपरेशन हुआ है जिसमें कि हमने ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम को काटा है तो 6 से 12 हफ्ते तक में ज़्यादातर लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। उनको किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, दे कैन लीड देयर नॉर्मल लाइफ। लेकिन अगर छोटे छेद से ऑपरेशन हुआ है तो वो जो रिकवरी का पीरियड है वो 3 से 4 हफ्ते भी हो सकता है। कुछ लोग 10 दिन में भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। पहला प्रिकॉशन तो हो गया कि जो हमने ऑपरेशन किया, हड्डी काटी, उसको हील करने का समय जी। दूसरी चीज़ है कि उनको जब आप कोई वाल्व लगाते हैं तो बॉडी उसको अपना नॉर्मल नहीं समझती, इसीलिए आपको उनको एंटीकोagulation या उनका खून पतला करने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। वो उनको अगर आपने टिश्यू वाल्व लगाया है, जो बच्चों में यूजुअली हम नहीं लगाते, जो हम 40 साल 50 साल के ऊपर ही लगाते हैं, उनके लिए अगर उनका दिल की हार्ट रेट, एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है, दिल की धड़कन की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको 3 महीने बाद ये खून पतला करने की दवा बंद कर देते हैं। लेकिन जिनको मैकेनिकल वाल्व लगा है या जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन है, उनको ज़िंदगी भर वाल्व ये खून पतला करने की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। क्योंकि उनको खून पतला करने की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इसीलिए उनको कुछ सावधानियाँ लेनी पड़ती हैं, जैसे उनको चोट ना लगे, वो ऐसे किसी कार्य में इन्वॉल्व ना हो जहाँ वो चोटिल हो जाए। अगर उनको दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो उनको अगर रिप्लेसमेंट हुआ है वाल्व का तो उस रिप्लेस्ड वाल्व का भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जब भी वो कोई डेंटल प्रोसीजर कराने जाएं या कोई भी प्रोसीजर कराने जाएं तो वो अपने डॉक्टर को ये जरूर बता दें कि मेरा वाल्व का रिप्लेसमेंट हुआ है और मेरे में ये वाला वाल्व लगा हुआ है। जी, तो बहुत आवश्यक है कि अगर वाल्व रिपेयर या वाल्व रिप्लेसमेंट होता है हार्ट का, उसके बाद कुछ सावधानी रखी जाए, संक्रमण से भी बचाव करना है और जीवन शैली में भी बदलाव करना है जिससे और जटिलताएं ना हो और जो वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है वो ठीक से चलती रहे। फॉलोअप्स की आवश्यकता होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के विषय में ये जानकारी भी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के विषय में हम बात कर रहे हैं कि ये जान लिया है कि किस तरह के प्रोसीजर्स सर्जरी के स्तर पर किए जा सकते हैं यदि आवश्यकता होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में वाल्व को रिपेयर करने की यानी ठीक करने की या फिर उसे बदलने की। सावधानी क्या है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? डॉक्टर दिनेश, ये जो बात आ रही थी कि कुछ कारक हैं जिसकी वजह से रूमेटिक फीवर की संभावना बढ़ती है, जिसमें आपने कहा कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा मान लीजिए अगर लगता है कि फैमिली में रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री रही है या वहाँ पर होता रहा है, क्या कुछ सावधानी पहले से रखी जा सकती है जिसके इसकी संभावना को कम किया जा सके और अगर संक्रमण होता है तो फिर गंभीरता न हो? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल है ये। पहली बात, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर किसी भी बच्चे को गले में दर्द है, बुखार है या उसके बाद उसको जोड़ों में दर्द है तो आम तौर पे ये प्रवृत्ति है कि केमिस्ट से जाके एक दवाई खा लेना। ये शायद सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लोड है रूमेटिक फीवर का। अगर बच्चे को बुखार है, गले में दर्द है या उसके बाद जोड़ों में सूजन आ गई, जोड़ों में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास जाना है। आप रूमेटिक फीवर से, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को रोक सकते हैं। इस देश के जवान जो सबसे ज़्यादा दिल की बीमारी से, रूमेटिक फीवर से, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से जो लॉस होता है, इतनी सारी ज़िंदगियों का लॉस होता है, वो सब रोका जा सकता है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, केमिस्ट, और अपनी तरफ से इलाज नहीं करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज होना चाहिए सारे लोगों के लिए। डॉक्टर दिनेश, एक और ईमेल आ गया है, सुदर्शन जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को कई तरह के वैक्सीनेशंस करवाई जाती हैं, फ्लू की वैक्सीनेशन भी इसमें शामिल है, तो क्या कोई ऐसी वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है जो स्ट्रेप्टोकोकल A के अगेंस्ट उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे? जी, बहुत सारा काम इस पे चल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें इतनी हमें सफलताएं देश को, दुनिया को नहीं मिली हैं, लेकिन निकट भविष्य में इसकी उम्मीद है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल जो ग्रुप A बैक्टीरिया है, इसके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं। साथ में कुछ फैमिलीज़ हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं, तो एक सी वैक्सीन पूरे दुनिया के लिए एक समय कितनी कारगर होगी, ऐसी सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन निकट भविष्य वैक्सीनेशन का होगा। जी डॉक्टर अनु ने, एक बार जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद जीवन शैली में किस तरह के बदलाव करने होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर बच्चे की आयु कम है, क्योंकि आने वाला जीवन लंबा है, संक्रमण का भी खतरा होता है जैसा डॉक्टर अनुभव कह रहे थे, तो किस तरह की सावधानी अपनी डाइट को लेकर और जो फिजिकल एक्टिविटी है और संक्रमण से बचाव, ये 3 पॉइंट्स कितने आवश्यक हैं और किस तरह की सतर्कता आप लोग सजेस्ट करते हैं? तो जैसे कि अगर हम माइट्रल स्टेनोसिस हुआ था किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को, और हमने उसकी बैलूनिंग करी है, तो अगर बैलूनिंग करी है तो हमें फ्रिक्वेंटली उसको बताना है कि रेगुलरली एवरी 6 मंथली और 1 साल पे वो इको कराता रहे। इसका ये देखने के लिए इसके 2 वजह हैं। एक तो ये कि दूसरे वॉल तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और जो हमने बैलूनिंग करी है उसकी वजह से वॉल धीमे धीमे फिर से सिकुड़ने लगता है। और अब बात ये है कि बैलूनिंग से नहीं हुआ इलाज, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और उसके वॉल बदले हुए हैं, तो 2-3 चीज़ें हमें ख्याल रखनी होती है मरीज को, कि जैसा सर ने बताया कि अगर ब्लड थिनर चल रहा है जी, तो ब्लड थिनर रेगुलरली खाने हैं, कभी भी मिस नहीं करने हैं, और अपना INR चेक कराते रहना है। एक वैल्यू होती है INR की, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वॉल्व बदला हुआ है। अगर एओर्टिक वॉल्व है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, 2 से 3, और माइट्रल वॉल्व बदला हुआ है तो 2.5 से 3.5। तो मरीज को फ्रिक्वेंटली अपना INR चेक कराना है और इंश्योर करना है कि INR की वैल्यू उसके बीच में रहे। यदि INR की वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलके अपनी डोजेज एडजस्ट करना है। INR की वैल्यू नॉर्मल रहे तो उसके लिए इंश्योर करना है कि डाइट ठीक से ले,
हरी पत्तियों का सेवन जितना करता है वो स्टैंडर्ड रखे, कम ज़्यादा ना करे। तो अपनी डाइट पे अच्छा ख्याल रखना है। रही तीसरी बात एक्टिविटी पे, अगर वॉल्व बदल गया है और मरीज वॉल्व ठीक काम कर रहा है तो मरीज के लिए कोई एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जी, और एक जो बात डॉक्टर अनुभव आप बोल रहे थे कि कुछ मामलों में वाल्व दोबारा से भी अफेक्टेड हो सकता है, तो क्या ऐसे मामलों में आवश्यकता हो सकती है कि दोबारा रिपेयर या फिर दोबारा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत या आवश्यकता हो? मैकेनिकल वाल्व जब हम लगाते हैं तो उन मरीज़ों में एक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपने ब्लड थिनर ठीक से नहीं लिया, INR वैल्यू ठीक से नहीं मेंटेन करी, तो आपके ब्लड में थक्का जम सकता है, वाल्व में थक्का जम सकता है और आपका वाल्व ठीक से काम नहीं कर सकता है, रुकावट हो सकती है, जिसको हम स्टक वाल्व बोलते हैं। इस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा वाल्व लगा है जिसमें 2 लीफलेट है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक लीफलेट आपका नहीं चलता और दूसरा लीफलेट चलता है। उस कंडीशन में आपको सिम्टम्स वापस से आने लगेंगे। उन कंडीशंस में या तो हम उनको दवा से उस खून के थक्के को हटाने की कोशिश करते हैं, अगर वो दवा सक्सेसफुल नहीं होती तो इन मरीजों का दोबारा से ऑपरेशन करना होता है। जी, कुछ और जानकारी लेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इस विषय पर आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार RML से, डॉक्टर अनुनय गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल एंड डॉक्टर अनुभव गुप्ता फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल, प्रोफेसर एंड हेड CTVS। और ये समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर दिनेश आपसे कि क्या रूमेटिक फीवर की समस्या सिर्फ बच्चों में ही होती है? जी, शुरुआत बच्चों में होती है। आम तौर पे ये बीमारी बहुत अर्ली कहें तो 3 साल, नहीं तो 5 साल से 20-25 साल, 25 मैक्सिमम अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो 35 साल, उसके बाद सोर थ्रोट और ये रूमेटिक फीवर की बीमारियों का इंसिडेंस प्रेवलेंस कम होता जाता है, लेकिन सारी चीज़ें अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। डॉक्टर अनुनय, क्या हर रूमेटिक फीवर के मामले में व्यक्ति या बच्चे का हृदय इन्वॉल्व हो जाता है या उस पर प्रभाव पड़ता है? ऐसा हर केस में नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द केस में जब रूमेटिक फीवर होता है तो कार्डाइटिस होती है और हार्ट का वॉल्व इन्वॉल्व होता है। क्या हर व्यक्ति में जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई है हृदय पर एक ही तरह का प्रभाव और लक्षण देखे जाते हैं डॉक्टर अनुभव? नहीं, अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं। कुछ को जिनको पेरिकार्डाइटिस होती है वो आगे जाकर उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, जिनको एंडोकार्डियल प्रॉब्लम होती है उनको वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और कुछ का फंक्शन भी कम हो जाता है। राइट। डॉक्टर दिनेश, रूमेटिक फीवर होने पर इनमें से कौन सा लक्षण हो सकता है? सोर थ्रोट या गला खराब होने के साथ बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना या जर्की मूवमेंट्स या झटके लगना? सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सोर थ्रोट होगा, गले में दर्द होगा और उसके बाद 60 से 70% मरीजों को दिल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसका लक्षण होगा पसली चलना, हाफनी चलना। उसके साथ में 50% से 60% या 50% के आसपास लोगों को घुटने का दर्द हो सकता है, बाकी चमड़ी का लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर अनुनय, यदि किसी का हार्ट इन्वॉल्व हो गया है यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज में तब्दील हो गया है, तो इनमें से क्या हो सकता है? सांस लेने में परेशानी, अधिक थकान लगना या सीने में दर्द? सबसे ज़्यादा कॉमन परेशानी होगी सांस लेने में। तो सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसको इग्नोर नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर अनुभव, यदि हृदय पर प्रभाव है यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई है तो समस्या क्या होगी? दिल की धड़कन असामान्य होना, वाल्व में लीकेज या सिकुड़न? कुछ भी हो सकता है, सिकुड़न भी हो सकती है, लीकेज भी हो सकता है, लेकिन मरीज को वो नहीं मालूम चलेगा। मरीज को तो मालूम चलेगा कि मेरे को सांस फूल रही है और मुझे
मुझे धड़कन महसूस हो रही है। हम आप बैठते हैं तो हमें हमारा दिल धड़कना महसूस नहीं होता, उन मरीजों को होता है। जी, क्या रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है डॉक्टर दिनेश? संभवतः बिल्कुल, और इसी पे और भी ज़्यादा काम हो रहा है कि हम लोग इसको और किस तरह से समझ सकते हैं। जी डॉक्टर अनु ने, ये संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण? जैसे सर ने बताया, आज हम सबको ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या हर व्यक्ति जिसको रूमेटॉइड हार्ट डिजीज हो गई है, रूमेटिक हार्ट डिजीज के मामले में सर्जरी करना आवश्यक होता है डॉक्टर अनुभव? सब मरीजों में सर्जरी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मरीजों को आप सिर्फ दवाइयों पे और फॉलो पे रख सकते हैं। जो बहुत आगे इस डिजीज़ के पहुंच जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनके लिए सर्जरी एक ऑप्शन है। डॉक्टर दिनेश, क्या इसका प्रभाव यानी बीमारी की जटिलता अगर बढ़ती है तो बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है? जी, विकास पे प्रभाव तभी पड़ेगा जब ये अननोटिस्ड है, जब इसके ऊपर इलाज नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अन्यथा इसका डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। यदि इस संक्रमण को, सोर थ्रोट को सही रूप से उसका इलाज ना किया जाए तो क्या जटिलताओं की संभावना हो सकती है डॉक्टर अनु ने? यस, जैसा कि सर ने आज बताया हम सबको कि अगर रोमेटिक फीवर का सोर थ्रोट होता है इन्फेक्शन, अगर वो टाइमली ट्रीट हो तो ये जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं इनको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। यदि वाल्व इन्वॉल्व हो गया है तो क्या वाल्व को रिप्लेस करना यानी बदल देना ही एकमात्र विकल्प है डॉक्टर अनुभव? नहीं, वाल्व को आप मरम्मत भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। सारे वाल्व को आप मरम्मत नहीं कर सकते, लेकिन आप सारे वाल्व की बदली तो जरूर कर सकते हैं। एक बार वाल्व को बदल दिया जाए, उसके बाद अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल कम करना, तैलीय भोजन न करना और लो सोडियम या नमक की मात्रा कम लेना कितना उपयोगी हो सकता है डॉक्टर दिनेश? हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब भोजन जो है वो होलिस्टिक हो, कंप्लीट हो, और नमक का सेवन कम हो, और एक्सरसाइजेज रेगुलर बढ़िया हो, और अगर वो थोड़ा सा उम्र में बड़ा है तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इनका और हाइपरलिपिडीमिया, इन तीनों चीज़ों का कंट्रोल, ये सब हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर अनु ने, अगर एक बार सर्जरी के बाद वाल्व रिप्लेस हो चुका है, ब्लड थिनर्स के या खून पतला करने की दवाएं लेना क्या सभी के लिए अनिवार्य है? यस, अगर मेटेलिक वॉल्व बदला हुआ है तो ये इंश्योर करना है कि वो खून पतला करने की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी है, गलती से ही बंद नहीं करनी है। मगर अगर जैसे सर ने बताया कि हमने नॉन मेटेलिक वॉल्व जैसे बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व यूज़ किया है तो उसमें 2 से 3 महीने बाद वो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और मरीज को उन ब्लड थिनर्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सर्जरी के बाद फॉलोअप्स का कितना महत्व है और क्या संदेश आप देना चाहेंगे डॉक्टर अनुभव? फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। इवन सर्जरी के बाद अगर आपका एक वाल्व बदली हुआ है तो आपके और वाल्व इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन हम 40 साल तक बोलते हैं उनको लगाना है। रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। हम सब मरीज़ को एक पीटी चार्ट देते हैं, INR चार्ट देते हैं। वो INR चार्ट उनको अपना समझना होगा कि हम कैसे दवा खानी है, कैसे INR मॉनिटर करना है, उनको हम ये शिक्षा देते हैं और समझाते हैं। जी डॉक्टर अनु ने, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किस लक्षण को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और ये जान लेना है कि रेड फ्लैग है, तुरंत ही उपचार के लिए जाना चाहिए रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के मामले में? सबसे पहला लक्षण जो मैं समझाना चाहूँगा सबको वो है सांस फूलना। यदि आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी अपने कोलीग से, अपने दोस्त यार से आपकी ज़्यादा सांस फूलती है, 100 मीटर चलते हैं वो 100 मीटर आराम से चल लेता, आपकी सांस फूलने लगी है, या फिर आपको अपनी धड़कन एहसास होने लगा है कि आप बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है आपका दिल तेज़ धड़क रहा है। तीसरा, आपकी छाती में दर्द होना शुरू हो गया है कि आप थोड़ा ज़्यादा चलते हैं तो आपकी छाती में दर्द शुरू हो जाता है, आपको जल्दी थकान लग रही है। अगर ये 4 सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि चारों सिम्टम्स सालों तक इग्नोर होते हैं और फाइनली वो रूमेटिक हार्ट डिसीज इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है या फिर बलूनिंग करनी पड़ती है। डॉक्टर दिनेश, आवश्यकता इस बात की है कि जटिलताएं उत्पन्न ही ना हो। किस तरह की सावधानी और आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि रूमेटिक फीवर एक ऐसी अवस्था है जिसका सही उपचार हो तो जटिलताएं रोकी जा सकती है, उनसे बचाव किया जा सकता है। जी, डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर का साथ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। पेनिसिलिन इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप डॉक्टर तय करेगा हर 2 से 3 साल पे दिखाना है कि हर 6 महीने पे दिखाना है, और अगर दिखाना है इसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट क्या तय करता है कि क्या हमें इसे इंटरवेंशन से ठीक करना है, यानी कि बलून वॉल्वोटमी करनी है, या इसको सर्जन के पास भेजना है। यानी कि
अपनी डर, अपने पूर्व अनुमानों के द्वारा नहीं चलना है। ये एक ऐसी चीज़ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करेगी अगर आप डॉक्टर की सलाह को मानेंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर अनुनय गुप्ता, डॉक्टर अनुभव गुप्ता, आप सभी का। आपने विस्तार से बताया है कि कौन सी वो सावधानियां हैं जिनका पालन करके रूमेटिक फीवर से बचाव किया जा सकता है, और अगर ये संक्रमण हो गया है तो उसका सही उपचार कितना आवश्यक है जिससे जटिलताओं से रोका जा सकता है, बचाव हो सकता है और रूमेटिक हार्ट डिजीज की संभावना को कम किया जा सकता है। कहा जाता है तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। तो आपको छोटे से खतरे के प्रति सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि यही वो आधार है जिससे आप कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। कल टोटल हेल्थ में लौटेंगे तो बात करेंगे इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की तकनीक के बारे में। संतानहीनता की समस्या कितनी आम है और कौन से वो विकल्प हैं जिनसे इन्हें ठीक किया जा सकता है, और आईवीएफ की तकनीक कितनी उपयोगी हो सकती है, जानेंगे विशेषज्ञों से। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।